फिर ये भी हो सकता है कि आंख ने जो इनपुट लिया और जो आउटपुट भेजा उसमें आंख ने कुछ चेंज कर दिया हो। हमारी सेंसेस एग्जैक्टली वही आगे भेजेंगी जो उनको मिला था। कैसे मान लें? वरना भ्रम क्यों होते, वरना इल्यूशंस क्यों होते। तीसरा ये भी हो सकता है कि माइंड जो है, माइंड के पास जो कैटेगरीज पहले से बनी हुई हैं, उन कैटेगरीज में कुछ लोचा हो, कुछ गड़बड़ हो, वहां कोई एरर हो जाए निष्कर्ष निकालने में। इसीलिए एक छोटी सी गाय देख के कई बार लगता है कि बहुत मोटा कुत्ता आ रहा है, बहुत मोटा कुत्ता देख के दूर से लगता है छोटी सी गाय आ रही है, भैंस आ रही है। ऐसा कुछ हो सकता है, ऐसा होता ही है हमारे साथ। कोई मोटा सा गधा हो मान लीजिए, दूर से आ रहा हो, तो आप तो बर्तन ले लेंगे हाथ में कि गाय है तो दूध लेके आऊंगा। ऐसा हो सकता है, क्योंकि भ्रम इसीलिए तो होता है ना कि या तो यहां गड़बड़ हुई, या यहां हुई, या यहां हुई। अगर इस बात को मान ले तो इसका मतलब यह हुआ कि आप जो कुछ भी देखते हैं उसमें कोई गारंटी नहीं है कि वो सही ही हो। तो फिर कैसे मान लें कि आपने जो ज्ञान प्राप्त किया वो सही है? और फिलोसफी तो इस लेवल पर जाके बात करता है, साइंस उस लेवल पर बात नहीं करता। साइंस का एक सिस्टम बना हुआ है, फिलोसफी उस सिस्टम के भी पीछे चला जाता है। यह साइंस पूरा इस बात पर टिका है कि दुनिया में कार्य कारण नियम काम करता है, कॉजेशन प्रिंसिपल काम करता है। हर कार्य का एक कारण होता है। ये प्रिंसिपल साइंस के लिए एक्सियोम है। एक्सियोम का मतलब एक मूलभूत निष्कर्ष है जिस पे कोई सवाल नहीं खड़ा किया जा सकता। फिलोसफी इस पे भी सवाल खड़ा करता है कि कैसे मान लें कि कार्य कारण नियम एग्जिस्ट करता ही करता है। और इस पर तो कुछ लोगों ने इतने, मतलब भारत में न्याय दर्शन ने इस पर खूब काम किया, कई दर्शनों ने काम किया, बौद्ध ने बहुत काम किया, पश्चिम में ह्यूम नाम के दार्शनिक ने सवाल खड़ा कर दिया इस पर। उसने कहा हर कार्य के पीछे कारण होता है, ये सिर्फ एक इंडक्टिव आर्गुमेंट है जिसकी लेजिटिमेसी इतनी ही है जैसे आपने 100 कबूतर देखे काले से, आपने कहा कबूतर काला होता है। जिस दिन एक सफेद दिखेगा सब बर्बाद हो जाएगा। इतनी ही लेजिटिमेसी है कारणता नियम की भी। ये जो सारे प्रश्न हैं कि हम जो जानते हैं, कैसे जानते हैं, कितना जानते हैं, प्रूफ है, एविडेंस है कि नहीं है, बुद्धि की भूमिका कितनी है, यानी माइंड की भूमिका कितनी है, रीजनिंग की कितनी भूमिका है, कितना परसेप्शन या प्रत्यक्ष की भूमिका है, इनकी मिक्सिंग कैसे होती है, भ्रम क्यों होता है, इल्यूजन क्यों होता है, हेलुसिनेशंस क्यों होते हैं, हमारे निष्कर्ष गलत क्यों निकलते हैं, रीजनिंग में गलतियां कब होती हैं, लॉजिक में फेलिसिस कब होती हैं, कौन सी त्रुटियों से हमारे समाज या व्यक्तियों के फैसले गलत हो जाते हैं। इस पूरी ब्रांच ऑफ नॉलेज को बोलते हैं एपिस्टेमोलॉजी। इस पर हम बहुत बात नहीं करेंगे क्योंकि एकेडमिक ज़्यादा है, आम आदमी की रुचियों वाला मामला इसमें थोड़ा सा कम है। इसके बाद एक छोटी सी बात और है, उसके बाद आप आज तो फ्री हो जाएंगे, अगली बार जब गिरफ्तारी होगी होगी। तो एक हो गया मेटाफिजिक्स, एक हो गया एपिस्टेमोलॉजी। जो तीसरी ब्रांच है उसके लिए एक शब्द चलता है एक्सियोलॉजी, लेकिन हम दो शब्दों पर गौर करेंगे। एक्सियोलॉजी को हिंदी में बोलते हैं मूल्य मीमांसा। मूल्यों के बारे में बात करते हैं, वैल्यूज के बारे में। इसके दो ब्रांचेस बेसिकली चलती हैं। एक इथिक्स है, आपने इसका नाम सुना होगा, ये तो आईएएस के सिलेबस में भी आ गया है। और एक होता है एस्थेटिक्स। आप कम से कम कुछ ऐसे प्रश्न सुनेंगे तो आप समझेंगे अरे बाप रे, ये बात तो कब से हमारे दिमाग में चल रही थी। एथिक्स है नीति शास्त्र, एस्थेटिक्स होता है सौंदर्य शास्त्र, सुंदरता का अध्ययन। तो एथिक्स का मतलब यह है कि क्या नैतिक है, क्या अनैतिक है, कौन से नैतिक नियम ठीक हैं, कौन से नियम गलत हैं, क्या नैतिक मूल्य समय के साथ बदलने चाहिए, मॉरल वैल्यूज चेंज होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। झूठ बोलना पाप है, पर किसी को बचाने के लिए झूठ बोलें तो तब तो पुण्य हो जाता है। क्या नैतिक नियम इतने फ्लेक्सिबल होने चाहिए या उनको रिजिड होना चाहिए। ये सब जो प्रश्न हैं ये इथिक्स के सवाल है। जीवन का उद्देश्य क्या है, क्या उद्देश्य पैसा है, पावर है, यही सब है, या उससे बड़ा कोई उद्देश्य है। सबसे बड़ा पर्पस ऑफ लाइफ क्या हो सकता है, ये इथिक्स का सवाल है। शुभ क्या है, व्हाट इज गुड इन लाइफ। ऐसी कौन सी चीजें हैं जो अपने आप में अच्छी हैं, जिनको अच्छा होने के लिए किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना है। जैसे पावर अपने आप में अच्छी नहीं, पावर का ठीक यूज करेंगे तो अच्छा है, मिस यूज करेंगे तो बुरी चीज है। क्या ऐसा भी कुछ है जो अपने आप में अच्छा है? अगर है तो उसके पीछे हम सबको दौड़ना चाहिए, उसकी कोशिश करनी चाहिए। ये सारी चीजें एथिक्स की दुनिया में पढ़ी जाती हैं।
एस्थेटिक्स में एक सबसे गहरा सवाल आपने सुना ही होगा। आप सुनते होंगे कि सुंदरता तो देखने वाले की आंख में होती है ना? ब्यूटी लाइज इन द आइज ऑफ द बिहोल्डर, ये बड़ा प्रसिद्ध कथन है। तो किसी को देख के आपको लगा वो बहुत सुंदर है, और फिर किसी ने कहा ये, और आपने कहा यार ब्यूटी लाइज इन द बिहोल्डर्स आइज। इससे चलता है, आप लोगों की उम्र में ये हार्मोन ज्यादा होते हैं इस तरह के, तो ये बातें ज्यादा होती हैं इस उम्र में। लेकिन बड़ा मुश्किल है ना, इसको बोलते हैं सब्जेक्टिविस्टिक एस्थेटिक्स या एस्थेटिक सब्जेक्टिविज्म, कि हर व्यक्ति अपनी नज़र से सुंदरता को समझता है। अगर सुंदरता आपकी आंख में थी ही तो उसको देखने की जरूरत क्या थी? आंख में लिए घूमते रहते, तब तो कुछ नहीं हो रहा था बिना उसको देखे। इसलिए कुछ लोग बोलते हैं नहीं, सुंदरता आंख में नहीं होती, सुंदरता उस व्यक्ति या वस्तु में है जिसको देख के आपका दिल या दिमाग कहता है कि वो सुंदर है। इसको एस्थेटिक्स का ऑब्जेक्टिविज्म कहते हैं। एक तीसरा है एस्थेटिक्स का कल्चरलिज्म। कहते कुछ सुंदर है या नहीं, ये उस कल्चर से तय होगा जिस कल्चर में आप पैदा हुए हैं। वो कल्चर आपको ये देखना सिखाएगी कि क्या सुंदर है, क्या असुंदर है। फ्रांस के आदमी के लिए एक 50-55 साल की महिला जो स्कर्ट पहनती है सुंदर है और सुशील, सुंदर सब कुछ है। भारत के इंसान के लिए शायद वो साड़ी हो जाएगी, क्योंकि हमने अपने कल्चर में साड़ी को एक अच्छी ड्रेस के रूप में देखा है। नॉर्थ ईस्ट के देशों, ये जो मिडिल ईस्ट के देश हैं, उनके लिए शायद कोई हिजाब या बुर्के वाली जो महिला होगी वो सुंदर मानी जाएगी। तो सुंदरता ना वस्तु में है, ना देखने वाले की आंख में है। देखने वाले की आंख में है भी, तो देखने वाले की आंख भी अपनी आंख छोड़ना होती है, कल्चर ने बनाई है उसकी आंख भी। तो हमारी आंख, हमारा सबसे बड़ी गलतफहमी हमें यह है कि हमारी आंख हमारी आंख है। हमारा नजरिया नहीं होता है। हमारे नजरिए में बहुत थोड़ा सा हमारा होता है, और वो बहुत थोड़ा सा जीरो के आसपास ही होता है। मतलब शायद थोड़ा सा जीरो से ऊपर निकल जाए, वरना जीरो के आसपास ही है। इसके अलावा आजकल एक तरीका चला है कि हम हर विषय में फिलॉसफी पढ़ते हैं। फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री, फिलॉसफी ऑफ साइंस, फिलॉसफी ऑफ पॉलिटिक्स, फिलॉसफी ऑफ सोसाइटी, सब कुछ। जिसका मतलब है उस विषय के सबसे गहरे प्रश्नों को समझना, विश्लेषण करना। जैसे हिस्ट्री पूरी पढ़ने के बाद सबसे मुश्किल प्रश्न है व्हाट इज हिस्ट्री। दिस इज फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री। इतिहास को डिफाइन कर पाना, इतिहास किस नजरिए से लिखा जाएगा इसको डिफाइन कर पाना, ये फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री है। ऐसी फिलॉसफी ऑफ साइंस होती है, फिलॉसफी ऑफ रिलीजन होता है, हर चीज की फिलॉसफी है। तो फिलॉसफी ऑफ फिलॉसफी भी हो सकती है। तो मेरी तरफ से आज की बातचीत पूरी हुई। अब आपके मन में कोई सवालात हो तो पूछिए जो आपको बेचैन कर रहे हो। बस ये ध्यान रखना कि सब लोग परेशान हैं, आपका सवाल उनको और बेचैन करेगा अगर गहरा सवाल नहीं हुआ तो। नमस्ते सर, मेरा नाम राजदीप है। राजदीप, हाँ। सर, जैसे अभी आपने बताया कि हमारी जितनी भी क्रिया होती है उसके पीछे हमारे सोसाइटी का बहुत बड़ा फैक्टर होता है, हाँ, बहुत बड़ा हाथ होता है। हमारे सोचने में भी उसका बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस होता है। तो ऐसे जितने फिलोसफर्स होंगे उनके भी बैकग्राउंड का बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा। एकदम। किसी फिलोसफर को ठीक से समझना हो, उसका स्पेस और टाइम समझ लीजिए, 70-80% समझ में आ जाएगा। अच्छा, जैसे सर एक टॉपिक पे अलग अलग फिलोसफर्स अपनी अपनी फिलोसफी देते हैं। अगर मुझे उस टॉपिक पे कन्फ्यूजन है तो मेरे दिमाग में ऐसे कौन से पैरामीटर्स होने चाहिए इससे मुझे ये लगे कि हाँ, इसकी फिलोसफी मेरी लाइफ में सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल है। देखो, मैं आपको ना एक बात से समझाता हूँ। जब मैंने फिलोसफी पढ़ा, मैंने फिलोसफी ना बीए में पढ़ा ना एमए में पढ़ा, मैंने आज तक फिलोसफी किसी स्कूल कॉलेज में नहीं पढ़ा। यूपीएससी की तैयारी करते हुए 1-2 अटेम्प्ट के बाद मेरा मन हुआ कि विषय बदलता हूँ, क्योंकि मुझे नए विषय पढ़ने का शौक बहुत था। तो मैंने फिलोसफी लिया, फिर पढ़ा, मतलब अच्छे से, मतलब इत्मीनान से पढ़ा, आनंद लेके पढ़ा, और फिर कई साल पढ़ाया भी। तो मैंने फिलोसफी जिस गलत फहमी में लिया था वो ये थी कि मेरे मन में ये प्रश्न बहुत आते थे, आत्मा, परमात्मा, मैं मरूंगा तो क्या होगा, इस तरह के सवाल जो आपके मन में आते होंगे। मुझे किसी ने बताया कि इन सारे प्रश्नों का उत्तर फिलोसफी मिल जाता है। मैंने कहा बस, तो फिर बात खत्म, फिलोसफी लेंगे, आईएएस बने ना बने उत्तर मिल जाना चाहिए। मतलब मेरी अप्रोच ऐसी थी, लेकिन वो अप्रोच बहुत अच्छी नहीं है। तो मैंने फिलोसफी को पढ़ा अच्छे से, और एक भी जवाब नहीं मिला, कोई जवाब नहीं मिलता है। तो फिर लोग सोचते फिर पढ़ाई क्यों। लेकिन एक फायदा हुआ। पहले क्या था कि मुझे गधा बनाना बड़ा आसान काम था। कोई आगे 4 बातें बोल दे, मैं कहूँगा आप तो ठीक कह रहे हैं, एकदम ठीक कह रहे हैं, क्योंकि कुछ पता ही नहीं था। फिलोसफी पढ़ के ये हुआ कि दुनिया के
किस किस विचारक ने किस किस विषय पर कितनी गहराई तक जाके बात की, वो सारी पढ़ ली। जैसे ईश्वर है, ईश्वर के अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए 50 प्रमाण दिए गए हैं, उनको खारिज करने के भी उतने प्रमाण दिए गए हैं, आपने दोनों पढ़ लिए। अब भी आपको नहीं पता, लेकिन अब आपको यह पता है कि किसी को भी नहीं पता, और उतना मुझे भी पता जितना किसी को भी पता है। अब कोई मुझे बहकाना चाहेगा तो वो एक तर्क देगा, आप हल्का सा मुस्कुराएंगे, आप कहेंगे तर्क नंबर 37 है, 36 और भी है भाई, मैं बताता हूं 36 और ले। तो फिलॉसफी पढ़ने के बाद एनलाइटेंड इग्नोरेंस होती है, उसके पहले इग्नोरेंस है। फिलॉसफी पढ़ के एनलाइटेंड इग्नोरेंस है, प्रबुद्ध अज्ञान है। जानता मैं अब भी नहीं हूं, जानता मैं तब भी नहीं था, पर अब मैं ये जानता हूं कि लोग कितना जानते हैं, और जितना कोई भी जानता है उतना मैं भी जानता हूं, इसलिए मुझे दबाव में आने की जरूरत नहीं है। इसलिए फिलॉसफी पढ़ने का मजा है कि कम से कम आपको ये पता हो कि दुनिया में भाई ये जो पिछले 370 करोड़ साल की परंपरा है जीवन की, और चिंतन की परंपरा ले दे के 5000 साल की है। इस 5000 साल में कितने लोगों ने गहरा सोचा, हमें सारा क्यों नहीं पता होना चाहिए। एक किताब पढ़ने का मतलब पता क्या है, आपके 3 दिन लगे। उस व्यक्ति ने 30-40 साल के अनुभव से, ज्ञान से, रिसर्च से एक किताब लिखी, आपने 3 दिन में पढ़ ली। आप 3 दिन में 40 साल ज्यादा मैच्योर हो गए, वरना खुद पत्थर से पत्थर भिड़ा के चिंगारी निकालते रहते, कब तक निकालते भाई। इसलिए एक एक किताब पढ़ना आपको कई साल ज्यादा मैच्योर बनाता है, बूढ़ा नहीं बनाता है, समझदार बनाता है, कई साल ज्यादा समझदार बनाता है। यही फिलॉसफी के साथ है, साइंस के साथ भी है। साइंस में लेटेस्ट रिसर्च किसी भी विषय में तो पढ़िए, उसको कितना मजा आता है, पता लगता है कि ह्यूमन बीइंग कहाँ तक सोच पा रही है, अब हम लेटेस्ट कहाँ तक पहुंच गए। मतलब मैं तो उन लोगों में हूँ जिनके लिए सबसे बड़ा सुख पढ़ना लिखना है। अगर आपका भी है तो आप भी पढ़िए। जो फिलॉसफी है ना, ज्ञान से मोहब्बत, मैं तो उस तरह की बीमारी मुझे है, आपको है तो आप भी एंजॉय कीजिए उसको। ठीक है, नमस्ते सर। नमस्ते, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम शिव शंकर शुक्ला है। शिव शंकर, हाँ जी सर। बताइए। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आत्मज्ञान क्या होता है? जैसे होता नहीं है कि कहते हैं कि ऋषि मुनि सब या फिर कोई भी पुरुष चला गया हिमालय पर्वत पे, एकांत में जाके बैठा हुआ है, फिर उसको अचानक ऐसा ज्ञान प्राप्त हुआ कि वो एकदम बाबा बन गया, सब कुछ जानने लग गया। बाबा नहीं बन गया, संत बन जाते हैं भाई वो हाँ, लोग। तो वही सर। आत्मज्ञान का मतलब भारतीय दर्शन में है आत्मा का ज्ञान, अगर आप आत्मा को मानते हैं तो। नहीं मानते तो चेतना का ज्ञान, या ये समझ पाना कि मैं क्या हूं और मैं क्या नहीं हूं। खुद को शरीर समझना, ये आत्मज्ञान का अभाव है। खुद को उस धन संपत्ति सफलताओं से जज करना, ये आत्मज्ञान का अभाव है। आत्मज्ञान का बेसिक मतलब है अपने मूल स्वरूप को जानना। भारतीय दर्शन में मोटे तौर पर इसका मतलब है आत्मा को जान लेना। और जो मैंने आपसे शुरू में कहा था कि जो बुद्ध को, महावीर को, शंकराचार्य को, गुरु नानक को ज्ञान प्राप्त हुआ, वो आत्मज्ञान का बिंदु है। दरअसल क्या होता है, मैं आपको एक एग्जाम्पल से बात समझाता हूँ आत्मज्ञान के लिए। एक बहुत प्रसिद्ध दार्शनिक हुए नागार्जुन, बौद्ध परंपरा में। होता क्या कि हम लोगों के सोचने के दायरे बंधे हुए हैं, जिसको बोलते हैं बुद्धि की कैटेगरीज हैं, कोटियां हैं। हम उससे बियॉन्ड सोच नहीं सकते। जैसे हम सोच सकते हैं कुछ है, नहीं है और नहीं है, न तो है और न ही नहीं है। हम इस 4 के बियॉन्ड सोच ही नहीं सकते। इसको 4 कोटियां फिलोसफी मानते हैं, और मुख्य रूप से नागार्जुन ने माना, और शंकराचार्य के दर्शन में भी ये बात आती है, चतुष्कोटि इसको बोलते हैं। ये जो आत्मज्ञान है, कहा जाता है कि इन 4 के बियॉन्ड है, और क्योंकि ये 4 के बियॉन्ड है, इसलिए इसको ह्यूमन लैंग्वेज में एक्सप्रेस किया ही नहीं जा सकता। कुछ लोग इसी को मिस्टिकल नॉलेज बोलते हैं, कुछ लोग इसको डिवाइन नॉलेज बोलते हैं। अब क्योंकि मुझे या आपको ये प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए हम ये भी नहीं कह सकते किसी को नहीं होता है। कुछ तो होगा जो इतने बड़े बड़े दार्शनिक कह रहे हैं। तो मेरे ख्याल से इन बुद्धि की कैटेगरी से बियॉन्ड कुछ सोच पाना, जहां चीजें मैं और तुम का अंतर ना होता हो, जहां एक ऐसा रियलाइजेशन स्पिरिचुअल दुनिया का जो हाईएस्ट पॉइंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग हो सकता है, कुछ वैसा। एक दिन डिस्कस करेंगे मिस्टिकल एक्सपीरियंस में। उस दिन आपको कुछ जो मिस्टिकल लोग हैं, रहस्यात्मक लोग हैं, उनके अनुभव बताऊंगा। आप मतलब घबरा जाएंगे कि लोगों ने किस किस तरह के अनुभव किए हैं दुनिया में। बहुत गहरे अनुभव होते हैं, पर क्योंकि मुझे हुआ नहीं इसलिए मैं एग्जैक्टली बता नहीं सकता। अच्छा, जिनको हुआ है उन्होंने भी ये कहा कि ये ऐसा ज्ञान है कि बताया नहीं जा सकता। जैसे कबीर दास ने कहा, गूंगे का गुड़ है ये।
कि गूंगा आदमी है, गुड़ खा लिया, बताना चाह रहा है, बता ही नहीं सकता। अब मैंने क्लास में एक बड़ा एग्जाम्पल दिया, एक बच्चा बोला तो लिख के बता देते। ये बात लिखने बोलने की नहीं है। भाषा काम ही नहीं करती उस बिंदु पर, भाषा के बियॉन्ड बात है, क्योंकि भाषा बनती है सामान्य व्यक्तियों के अनुभवों से, और एक ऐसा असाधारण अनुभव जो सामान्य जीवन में है ही नहीं, तो भाषा में शब्द कैसे बनेगा उसके लिए, इसलिए शब्द है ही नहीं। इसलिए रहीम ने इतनी गहरी बात कही, रहीमन बात अगम्य की कहन सुनन की नाही, जानत हैं सो कहत नहीं, कहत सो जानत नहीं। कि जो अगम्य है ना, उसकी बात कहने सुनने की नहीं है, जो जान लेता है कह नहीं सकता, और जो कह रहा है उसके बारे में वो जानता नहीं है। जैसे ही आप उस ज्ञान के बिंदु पर जाएंगे, आपकी भाषा शून्य हो जाएगी और आप चुप हो जाएंगे। इसलिए मिस्टिसिज्म शब्द बना है MUO, म्यूओ से, और म्यूओ का मतलब होता है चुप हो जाना, मौन हो जाना। आप बोल नहीं सकते उसके बारे में कुछ भी। ठीक है नमस्ते सर, मेरा नाम हिना है जी। और मेरा प्रश्न ये है कि बहुत बार लोग धर्म और अध्यात्म को सेम समझ के चलते हैं। उसके बीच के अंतर को, धर्म और अध्यात्म के बीच के अंतर को समझना कितना ज़रूरी है? देखिए, धर्म और अध्यात्म को, वैसे तो इस पर कभी विस्तार में बात करेंगे अलग से, क्योंकि अपने आप में एक टॉपिक है, लेकिन समझना हो तो आप यूं समझ सकते हैं कि ये धर्म और ये अध्यात्म है। ठीक है, धर्म का मतलब रिलीजन से मैं लेके चल रहा हूं फिलहाल। धर्म शब्द अपने आप में बहुअर्थी है, धारण करने के सेंस में भी है, नैतिकता के सेंस में भी है, पर रिलीजन के सेंस में अगर लें तो ये रिलीजन मान लीजिए, ये स्पिरिचुअलिटी मान लीजिए, जिसका मतलब है कि कुछ धार्मिक लोग स्पिरिचुअल लाइफ को जीते हैं, बहुत सारे स्पिरिचुअल लोग धार्मिक जीवन को भी जीते हैं। आप धार्मिक होकर स्पिरिचुअल हो सकते हैं, आप बिना धार्मिक हुए भी स्पिरिचुअल हो सकते हैं, आप बिना किसी मजहब को माने स्पिरिचुअल हो सकते हैं। स्पिरिचुअल होने का मतलब क्या है, आज तक तय नहीं हो पाया है, लेकिन सरल भाषा में, हिंदी में इसका बड़ा अच्छा शब्द है अध्यात्म, अधि आत्म। आत्म को समझ लीजिए मैं, अधि मतलब सुपर, बड़ा। अपने आत्म तक सीमित रहने से ज्यादा बेहतर है उससे बड़े के साथ संबद्ध हो जाना। और बड़े के साथ संबंधित होने का सेंस क्या हो सकती है, कुछ लोगों के लिए ईश्वर के साथ कनेक्शन हो जाना अध्यात्म है। लेकिन अब बौद्ध दार्शनिक, जैन दार्शनिक जो ईश्वर को नहीं मानते, उनके लिए क्या अध्यात्म होगा? ईश्वर नहीं है तो उनका अध्यात्म कुछ और होगा, सीधी सी बात है ना। तो बौद्धों के लिए शायद निर्वाण के बिंदु पर पहुंच जाना अध्यात्म होगा, जैन लोगों के लिए शायद कैवल्य के बिंदु पर पहुंचना या केवल ज्ञान के बिंदु पर पहुंचना वो अध्यात्म होगा। और जो लोग मानते ही नहीं कि इस दुनिया के बियॉन्ड कुछ है, इस दुनिया को ही अंतिम मानते हैं, उनके लिए क्या होगा, इस पूरे संसार के साथ एक तादात्म्य स्थापित कर लेना, जिसमें आपको पेड़ पौधों के साथ भी एक लिंक महसूस होने लगे, एनिमल्स के साथ भी लिंक महसूस होने लगे, मैं और तुम का अंतर ना बचे, हर चीज में मैं नजर आने लगे, वो अध्यात्म हो सकता है। ऐसा कई लोगों को होता है। इसको एक्सट्रोवर्टिव मिस्टिसिज्म कहते हैं फिलॉसफी में, कि आप मिस्टिकल एक्सपीरियंस के बाद आपको ब्रह्मांड के कण कण में ईश्वर दिखने लगा या मैं दिखने लगा। कुछ का इंट्रोवर्टिव होता है कि आंख बंद कर ली, अपने भीतर ही भीतर उनको सब कुछ नजर आ रहा है, लेकिन बाहर की दुनिया में रियलाइजेशन नहीं हो रहा। तो धर्म आम आदमी के लिए कठिन प्रश्नों के आसान उत्तरों और आस्थाओं का एक संगठन है, सिस्टम है, जो कि बहुत जरूरी भी है। आम आदमी गहरे प्रश्नों में टाइम नहीं खराब कर सकता, उसके पास शायद उतना सोचने का मतलब दमखम भी नहीं है कि वो उतनी गहरी बातों में जाना चाहेगा। तो वो मुश्किल प्रश्न जो हर किसी को परेशान करते हैं, उनके आसान उत्तरों का एक संकलन एक मजहब होता है, एक धर्म होता है, ताकि लोग निश्चिंत रहें। उनको बस पता रहे, किसने पूछा कि कैसे होता, अरे भगवान जी ने दुनिया बनाई है, कहेगा अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और आत्मा जो है वो अंदर है, कभी नहीं मरोगे। आपने जैसी का आत्मा अमर है, उसका भय खत्म हो गया मौत को लेके। कितनी अच्छी बात है। अब उसको क्या लग रहा है कि अच्छा अच्छा, शरीर वस्त्र है, आत्मा नित्य है, अच्छा तो कपड़े बदलना है, मतलब कि मृत्यु का मतलब क्या हो गया, कपड़े बदलना हो गया, सिर्फ भय खत्म हो गया। तो धर्म जो है, मजहब जो है, वो आम आदमी को सुकून देने का एक रास्ता है, मुश्किल प्रश्नों को आसान करने का एक तरीका है। दर्शन मुश्किल प्रश्नों को मुश्किल के लेवल पे सॉल्व करने का तरीका है, बहुत बुद्धिमत्ता के साथ है। उसमें भावनाओं की, आस्था की भूमिका नहीं है, फेथ नहीं है, इमोशंस नहीं है, बहुत कंक्रीट और मतलब रिगरस रीजनिंग के साथ काम करना पड़ता है। जो अध्यात्म है, अध्यात्म इस पूरे ब्रह्मांड के साथ एक कनेक्शन स्थापित करने का नाम है।
वो चाहे प्रकृति के साथ हो, चाहे ईश्वर के साथ हो, चाहे किसी और मेटाफिजिकल एंटिटी के साथ हो। इसलिए धार्मिक होने के लिए आध्यात्मिक होना जरूरी नहीं। कई ऐसे धार्मिक लोग हैं जो आध्यात्मिक के बिंदु पे कभी नहीं जा पाते हैं, कर्म कांड में ही उलझे रहते हैं। आध्यात्मिक होने के लिए धार्मिक होना जरूरी नहीं है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दोनों हैं, जैसे स्वामी विवेकानंद हैं, महात्मा गांधी हैं, जितने भी धर्मों के प्रवर्तक हैं, चाहे महावीर हों, चाहे बुद्ध हों, चाहे जीसस हों, पैगंबर हों, ये सब लोग ऐसे हैं कि एक धर्म विशेष से जुड़े हैं और अध्यात्म के बिंदु पर भी पहुंचे हुए हैं। गुरु नानक जैसे स्पिरिचुअल बिंदु पर पहुंचे। तो दोनों कॉम्बिनेशन संभव है। ठीक है, थैंक यू सर। आप लोगों को ये फीलिंग तो नहीं आ रही कि मैं एक बाबा टाइप का कुछ वैसा आ रही है क्या फीलिंग? वैसे नहीं आनी चाहिए एकदम। हम तो ज्ञान विज्ञान की बात करेंगे, लेटेस्ट रिसर्चेस क्या चल रही है। जब हम आत्मा की बात करेंगे, मैं लेटेस्ट न्यूरोलॉजिकल रिसर्च जो चल रही है न्यूरो साइंस में, उसका जिक्र करूंगा। और न्यूरो साइंस सही उत्तर देगी आत्मा के बारे में, चेतना के बारे में। जी नमस्ते सर, मेरा नमस्ते। नाम राजन शर्मा है जी। सर। कभी कभी साधारण लोग भी ऐसी गहरी बातें बोल जाते हैं जो उसे लगता है कि इसमें काफ़ी दर्शन छिपा हुआ है, लेकिन उसकी पृष्ठभूमि हम देखते हैं तो लगता है कि ये बात आदमी ये कह नहीं सकता है। जैसे एक उदाहरण से मैं समझाना चाह रहा हूँ। जैसे किसी ने लिख दिया कि मैंने तेरे लिए ही 7 रंग के सपने बुने, और उसकी इसमें काफ़ी गहरा दर्शन है। मैंने देखा कि सपने जो हैं 7 तरह के ही होते हैं, लेकिन उस लिखते समय उसके दिमाग में ये बात होगी कि नहीं होगी ये मैं नहीं जान रहा हूँ। संयोग भी हो सकता है। संयोग भी हो सकता है। तो या दर्शन कोई अगर कहता है, कुछ करता है, तो उसके लिए इतनी स्टडी की जरूरत है नहीं। हाँ, एक दर्शन होता है जो आत्म अनुभवों से पैदा होता है, वो भी तो दर्शन होता है ना। जैसे कबीरदास जैसे लोग हैं, कबीरदास ने सुना बहुत, वो कहते थे कि मैंने पढ़ा नहीं। उन्होंने खुद ये क्लेम किया, हालांकि पता नहीं सच है कि नहीं है, लेकिन सुन सुन के ऑब्जर्व कर करके वो जितने गहरे स्तर पे चले गए, उतनी गहराई तो बहुत रेयर तरीके से दिखती है किसी में। तो यदि कोई व्यक्ति साधारण सा गहरी बात कह रहा है, तो या तो जीवन के अनुभवों को उसने निचोड़ा है ठीक से। बुद्धि अच्छी है पर स्कूल में नहीं पढ़ा, पर अच्छी बुद्धि तो है ही ना उसके पास। वो जीवन के अनुभवों को ही इनपुट बना के प्रोसेसिंग करता रहेगा और एक समय के बाद उन अनुभवों से गहरी बात करेगा। हमारे घरों में जो दादा दादी टाइप के लोग होते हैं, कई बार वो बड़ी गहरी बात करते हैं, जबकि वो कई बार साक्षर भी नहीं होते हैं जी। क्योंकि उनके पास जीवन के अनुभव हैं, अनुभवों का निचोड़ है और उसको प्रोसेसिंग करने की क्षमता उनके पास अच्छी है। तो कोई व्यक्ति साधारण सा है, गहरी बात कह रहा है, तो मान लीजिए ऐसा क्या है। या ये हो सकता है कि जैसे सुनी होगी आपके सामने दोहरा दी उसने। ठीक है, नमस्ते सर, जी। मेरा नाम तनु सिंह है। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि जनरली जो हम ड्रीम्स का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं कि 7 टाइप के ड्रीम्स होते हैं, और ये भी होता है कि हम जो अपने कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड इन सब में जो चीज़ सोचते हैं या फिर हमने कभी सोची होती है, जो जनरली हमको याद भी नहीं होती है, वो हमारे ड्रीम्स में आती है। बट ऐसा भी होता है कि हम कभी वो चीज़ ना देखे हों ना सुने हों, मतलब कभी हमने उसका कभी जिक्र लाइफ में नहीं होता, बट वो भी चीज़ हमारे दिमाग में आती है, ड्रीम्स में आती है। पक्का। हाँ, और इस समय ऐसे सच में आती रिसर्च है। सर ऐसा होता है, और ऐसे रिसर्चेस भी चल रहे हैं कि इस चीज़ को लेके कि मतलब आप ड्रीम्स को कैसे चेंज कर सकते हो ह्यूमन के, उसको लेके रिसर्चेस। तो वो चीज़ कैसे होती है मतलब? अच्छा, ड्रीम की बात वैसे तो कभी और करेंगे विस्तार में, लेकिन एक सरल सी बात मैं इस पे आपको बता दूं कि जो अनुभववादी लोग हैं वो आपकी बात को नहीं मानेंगे। जब आप कहते हैं कि ड्रीम में कभी कभी ऐसी बातें आती हैं जो मैंने कभी ना देखी ना सुनी, इसका मतलब इतना है कि आपने कुछ ऐसा देखा सुना था जो आपके अनकॉन्शियस माइंड में है और आपको पता नहीं। और अनकॉन्शियस माइंड से ड्रीम में रिफ्लेक्ट हो जाना चीज़ों का बहुत आसान बात है। इसे जब आप कहते हैं कि मैंने कभी नहीं देखा, इसका मतलब सिर्फ इतना कि आपको याद नहीं है कि कब देखा था। बचपन में हो सकता है कोई ऐसा दृश्य देखा हो कि डर बैठ गया हो मन में और घटना भूल गई, एकदम भूल गई कॉन्शियस माइंड से, पर अनकॉन्शियस में वो भय बैठा ही हुआ है और वो भय बीच बीच में सपनों में चेहरा बदल के आता रहता है और आपको लग रहा है ये तो कभी नहीं हुआ था जीवन में। हमें कितना याद रहता है, आज से 10 दिन पहले क्या कपड़े पहने थे याद है आपको अपना? ये भी याद नहीं होगा, और बात हम कर रहे हैं बचपन से अब तक की। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अनकॉन्शियस माइंड में है, और अनकॉन्शियस माइंड में होने का मतलब ही है कि हमें नहीं पता कि वहां क्या है, पर वो है हमारी चेतना में। और यहां तक कि इंट्यूशन जब किसी को होती है तो बोलते हैं कि वो अनकॉन्शियस लेवल की रीजनिंग ही होती है। ये बात अभी नहीं समझ में आएगी, जब ड्रीम की बात करेंगे तब समझेंगे इसको। ड्रीम पर बड़ी अच्छी अच्छी व्याख्याएं लोगों ने की हैं, हम बात करेंगे एक बार। नमस्ते सर, मेरा नाम नवनीत दुबे है सर। जी सर, कोई भी जो विचारधारा या दर्शन जब हमारे पास आता तो कैसे माने कि ये प्रामाणिक है या नहीं, उसके आधार क्या हो सकते हैं? मत मानिए, क्यों मानना है? सुनिए, सबको सुनिए।
जिसकी बात जितनी काम की लगे मान लीजिए। नहीं, जैसे कि हम पुस्तक में पढ़ते हैं कि ये इनका दर्शन है, ये इनका दर्शन है, हमारे मन में भी ये चीजें आती, तो कैसे हम ये माने कि हाँ ये प्रमाणिक हमारे रिलेवेंट है देखो, जीवन के लिए? दार्शनिक में दम होगा तो मनवा ही देगा आपको, नहीं मनवा पा रहा तो मत मानो। इतनी फुर्सत वैसे भी नहीं है इस समय हमारे पास, है ना। अंधविश्वास करना नहीं है, किसी में दम हो तो मनवा ले, नहीं मनवा पा रहा तो भाड़ में जाए। क्यों टेंशन लेने की जरूरत है इसके लिए ज्यादा, है ना। सारे दर्शन पढ़ के अपना हलवा बना लीजिए अपने काम भर का, जिससे आपका जीवन चल सके। जी सर, फिलॉसफी के विषय में अक्सर ही कहा जाता है कि ये सब्जेक्ट आपके इमोशंस को ख़त्म कर देता है, मतलब, और आप बिना इमोशंस के लाइफ को एंजॉय नहीं कर सकते। अरे खत्म नहीं करता है, गलतफहमी है। करता क्या है कि आपको मैच्योर बना देता है, और मैच्योर होने का एक अनिवार्य मतलब है कि आपका अपने इमोशंस पर कंट्रोल बेहतर हो जाता है। इमोशंस को कंट्रोल कर पाने की क्षमता बड़ी मुश्किल चीज़ है, जो आ जाए तो आप कमाल कर सकते हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि आप उसके बाद दर्शन ठीक से पढ़ने के बाद आप सड़क पे गाना नहीं गा सकते। अपनी प्रेमिका को देखकर गीत गाना चाहें, सड़क पर घुटने पे बैठ के अंगूठी पहनाना चाहें, वो सब नहीं हो पाएगा। फिर आपको हल्कापन लगेगा इस सब में। ये ज़रूर है, मैच्योर हो जाते हैं, और मैच्योर व्यक्ति अपने इमोशंस पे कंट्रोल बेहतर कर लेता है। उससे वो इमोशंस का एक्सप्रेशन थोड़ा हल्कापन लगने लगता है, जो आमतौर पे हम लोग करते हैं। एक अच्छा दार्शनिक किसी पार्टी में डांस नहीं कर पाएगा। 4 बज गए हैं लेकिन पार्टी ही बाकी है, तो वो उससे पहले भाग जाएगा किताब के साथ। उसको किताब में रुचि ज़्यादा है, डांस करने में कम रुचि आएगी। तो नेचर का अंतर है। अगर आपको उन सब में ज़्यादा मज़ा आता है इमोशंस में, तो वो खेलिए अभी 10 साल बाद पढ़ना फिलोसफी, है ना। ये बात सही है, फिलोसफी पढ़ने के बाद आपकी इमोशनल इंटेंसिटी, आप नफरत भी नहीं कर पाएंगे किसी शरीक से, ना वैसी मोहब्बत कर पाएंगे कि मैं तेरे लिए गर्दन कटवा लूंगा, मैं तेरे लिए जान दे दूंगा। वो ड्रामा नहीं कर, आपको पता है ड्रामा कर रहे हैं, पहले फील हो जाता है ड्रामा हो रहा है। झूठी तारीफ नहीं कर पाएंगे, रिश्ता ही नहीं बढ़ेगा आगे। ये है फिलोसफी। सब रिश्ते निपटाने के बाद की चीज़ ज़्यादा ठीक है, उसके पहले थोड़ी दिक्कत ज़्यादा हो जाती है, ये ज़रूर है। और सबसे अच्छी बात क्या, फिलोसफी पढ़ने के बाद आप नफरत भी नहीं कर पाएंगे। आपका मन करेगा नफरत करने का, नफरत आएगी नहीं दिमाग के अंदर। जिस पे नफरत होनी चाहिए उस पे दया आएगी आपको, क्योंकि आप उसकी बेचारगी भी समझ पा रहे हैं, बेचारे की। जैसे अभी इमोशन से भरे हुए व्यक्ति को आपको गाली दे, आप 4 से मल्टीप्लाई करके वापस भेजेंगे उसके पास, जितना उसने दिया 4 गुना आपने दे दिया उसको। ये इमोशनल इंटरेक्शन चल रही है। फिलोसफी ठीक से पढ़ लीजिए, फिर कोई गाली देगा, आप सोचेंगे क्यों दे रहा है गाली, फिर सोचेंगे अच्छा इतना भी नहीं समझ पा रहे, गाली नहीं देनी चाहिए, कोई बात नहीं। आप मुस्कुराएंगे, सिर पे हाथ रखेंगे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जाओ। गुस्सा ही नहीं रहा आपको, आपको दया आ रही है कि ये बेचारा इतना भी नहीं समझ पाता कि व्यर्थ काम कर रहा है। अब ये डेवलपमेंट है या डिटेरियोरेशन है, ये आपको तय करना है। मेरे ख्याल तो डेवलपमेंट है, लेकिन पहले वो सब कर लो, उसके बाद ये सब कर लेना फिलोसफी वाला काम। हेलो सर, मेरा नाम रवि है। सर, अभी आपने ज्ञान मीमांसा में पढ़ाया था, उसमें मुझे थोड़ा सा डाउट है। क्या? जैसे आपने इल्यूजन और साइंस को, इसमें 2 चीज़ें बताई थी, तो मेरा सवाल ये है, जैसे हमें इल्यूजन हुआ कि वहाँ पर हमारा फ्रेंड खड़ा है, तो वो हमारे पास आया, हम उसके पास गए, क्लियर हो गया वो हमारा दोस्त है या नहीं है? और अगर पास गए ही नहीं तो क्लियर होगा ही नहीं, क्लियर नहीं होगा सर। जिंदगी में भी क्लियर नहीं होगा। हाँ, बट और सर, आप हो सकता है कि नफरत करें कि एक दिन सामने से देखा, इसने बात नहीं की मुझसे। हाँ जिंदगी भर आप नफरत करते रहे, जबकि वो था ही नहीं उस दिन। हाँ ये भी तो हो सकता है। हाँ सर, मेरा प्रश्न ये है, लेकिन जो चीज़ हमें इल्यूजन के थ्रू दिखाई दे रही है, सामने है, हम वहाँ पर गए फिर भी वो चीज़ नहीं है, जैसे कि मरीचिका। ये हेलुसिनेशन है। हेलुसिनेशन का मतलब है जहां कुछ भी नहीं है वहां एक्स दिख रहा है आपको, और इल्यूजन का मतलब है कि एक्स के बदले वाई दिख रहा है। बट सर, वो साइंस के अगर फैक्टर से देखें तो वो चीज़ है। ठीक है, साइंस उसकी व्याख्या कर देता है कि ऐसा क्यों होता है, लेकिन हेलुसिनेशन तो हो ही रहना। उसके बाद भी एक रेगिस्तान में लंबी सड़क पर आप ड्राइव कर रहे हैं, आपको पानी ही पानी हर जगह दिख रहा है, और पानी है ही नहीं कहीं। हेलुसिनेशन तो है ही, साइंस ने उसकी व्याख्या कर दी, ये अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन कहते उसको हेलुसिनेशन नहीं है। जी सर, मैं रमेश रंजन। फिलॉसफी में ऐसा कहा जाता है कि कुछ भी गलत नहीं होता, सब सही ही होता है। क्या ये सच है कि सब सही ही होता है? किसने कहा है? मैंने सुना नहीं कभी। आप, मैंने सुना नहीं ऐसे। इरविन एम कॉपी का मैंने बुक पढ़ा था, तो उसमें बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल दिए हुए थे। नहीं, इरविन एम कॉपी की किताब लॉजिक पे है, वो ज़रूर किसी लॉजिक की बात करते हुए उसमें एग्जाम्पल्स के तौर पे ये बात आई होगी। लेकिन लॉजिक जो है वो स्पेशली फॉर्मल लॉजिक की बात आप कर रहे हैं, कॉपी की किताब का मतलब उससे है।
उसमें जो एग्जाम्पल्स होते हैं ना, एग्जाम्पल मैटर नहीं करते। जैसे आपने रीजनिंग के एग्जाम में देखा होगा, सभी गधे कुत्ते हैं, कुछ कुत्ते खरगोश हैं। आप सोचें ये क्या बोल रहे हो यार तुम, क्योंकि वहां आपको ये टेस्ट नहीं करना कि सही है कि गलत है। ये फॉर्मल लॉजिक है, आकारिक तर्कशास्त्र बोलते हैं। इसका मतलब है, दिमाग मत लगाओ, सिर्फ ये देखो कि अगर ये बात सही है और ये भी सही है तो ये निष्कर्ष निकालना ठीक है या नहीं। तो मेरे ख्याल से कॉपी की बुक में आपने ऐसा कोई रेफरेंस पढ़ा होगा, लेकिन फिलोसफी में जनरली ऐसा तो कोई नहीं कहता कि कुछ भी गलत नहीं होता है। हर दर्शन कई मान्यताओं को खारिज करता है ना। आखिरी सवाल आप पूछ लीजिए। सर आजकल जैसे मेटावर्स जैसे कई कॉन्सेप्ट दिए जा रहे हैं, तो फिलॉसफी इसे कैसे समझाती है? मेटावर्स, कुछ दिन पहले मैंने एक इंटरव्यू में ये बात की भी थी। मेटावर्स की बात फिलोसफी में 1000 साल से चल रही है, बस नाम मेटावर्स अब रख दिया इन्होंने, क्या नाम है इनका, जुकरबर्ग ने। देखिए बहुत सिंपल सी बात है फिलोसफी में ना, स्पेशली अगर आप भारत में नागार्जुन की बात सुने, असंग वसुबंधु की बात सुने, ये तीनों बौद्ध दार्शनिक हैं, और शंकराचार्य जो कि अद्वैत वेदांत के दार्शनिक है, उनकी बात सुने। इन तीनों के दर्शन में काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हैं। उनका सिंपल सा कहना यह है कि जब हम नींद में होते हैं, सपना देख रहे हैं, उस समय हमें नहीं पता कि हम सपना देख रहे हैं, क्योंकि सपने के समय सपना रियल होता है एकदम। सपने में शेर सामने आ जाए, हमें घबराहट भी होती है, हम भागते भी हैं, दौड़ते भी, सब कुछ करते हैं, और उस समय एकदम एहसास नहीं कि सपना चल रहा है। सपना टूटते ही पता लगता है कि सपना झूठ था। तो शंकराचार्य का सवाल है कि ये जो व्यावहारिक जगत है, ये भी तो एक सपना हो सकता है, और ये तब समझ में आएगा जब इससे बाहर निकलेंगे। नींद और भ्रम की एक ही व्याख्या, स्वप्न और भ्रम की एक ही व्याख्या होती है। और वो कह रहे हैं कि ये जो व्यावहारिक जगत है, ये वाला भ्रम बड़ा भ्रम है, जिंदगी भर चलने वाला भ्रम है। कोई ही इस नींद से बाहर निकलता है, ये सेकंड लेवल की नींद है। और थर्ड लेवल पारमार्थिक स्तर पर केवल ब्रह्म है, जिसके लिए बौद्ध लोग परिनिष्पन्न शब्द का इस्तेमाल कर लेते हैं, महायानी बौद्ध। अब मैं कई बार मजाक में अपने दोस्तों से बोलता हूं कि जितने तनाव जीवन में होते हैं ना, कि मेरा एग्जाम, मेरा ये, मेरा वो, एक संभावना है। मैं ये नहीं कह रहा कि अब जरा भी इसको फॉलो करें जीवन में। दर्शन को पढ़िए, एंजॉय कीजिए, लोड मत लीजिए अपने ऊपर, कमंडल उठाने की जरूरत नहीं है एकदम कि अब मैं साधु बन जाऊंगी, साधु बन जाऊंगी, वो सब नहीं करना है। ठीक है, जीवन जीना है, लेकिन समझदार होते हुए जीना है, जानते हुए जीना है कि लोग क्या क्या सोचते हैं। इस बात की लॉजिकल पॉसिबिलिटी सच में है कि ये दुनिया एक वीडियो गेम की तरह हो और हमारा रिमोट किसी और के पास हो। उसने रिमोट से उछाला, आपका छक्का लग गया, अगर वाह मैंने छक्का मारा, सब बधाई दे रहे हैं आपको, आज तो रिमोट किसी और के हाथ में चल रहा है। इसको नियतिवाद कह देते हैं, डिटर्मिनिज्म कह देते हैं। ये ऐसा है यानी किसी को नहीं पता। मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा होता है, कुछ लोग कह रहे हैं कि ऐसा होता है। पश्चिम में हीगल कुछ ऐसी बात कर रहे हैं, पर ब्यूटी दर्शन की ये है कि जब तक साबित ना हो मानिए मत, और जब तक खारिज ना हो छोड़िए मत। एक लॉजिकल पॉसिबिलिटी के तौर पे मान सकते हैं। तो अगर ऐसी संभावना है तो ये दुनिया अपने आप में एक मेटावर्स है, कि कुछ रियल लोग हैं, उनके अवतार, एवेटर्स इस दुनिया में है, जिनमें से एक मैं भी हूं। मैं किसी का अवतार हूं, आप किसी और की अवतार हो सकते हैं। और हमें इस लेवल पर कभी समझ नहीं आएगा कि ये सब खेल चल रहा है। जैसे हमारे सपने में जितने लोग होते हैं, लड़ते भी हैं आपस में, झगड़ते भी हैं, बात भी करते हैं, उनको समझ में नहीं आता कि ये अनरियल है, क्योंकि वो आपके दिमाग के अंदर का खेल है। ये किसी और के दिमाग के अंदर का खेल हो सकता है। यही बात हीगल ने कही, यही शंकराचार्य ने कही, कई लोगों ने कही है, पर ये साबित नहीं हुआ है। इसलिए निराश नहीं होना कि अरे हम तो वीडियो गेम चल रहा है, ऐसे नहीं। एक पॉसिबिलिटी है, लॉजिकल पॉसिबिलिटी है, हो सकता है, और है तो भी क्या दिक्कत है, वीडियो गेम में ही जीतेंगे, हम वीडियो गेम में ही सफल होकर दिखाएंगे, ये भी तो हो सकता है ना। और ये किसी को दुनिया में नहीं पता, किसी का व्यक्तित्व कैसा भी हो, दाढ़ी कितनी भी लंबी हो, किसी को नहीं पता कि दुनिया की सच्चाई क्या है। और जब तक खारिज ना हो, दुनिया को सच मान के चलिए, एकदम रियल मान के चलिए, और इसको ठीक से एंजॉय कीजिए, क्योंकि जीवन पूरे मतलब लाइकलीहुड है कि एक ही बार होता है, तो उसको क्यों मिस करना किसी भी चीज के लिए। ठीक है, बैठिए, समाप्त किया जाए। आप लोगों का अनुभव
दर्दनाक रहा, ठीक रहा, दिमाग की बत्ती जली या जल ही गई? जली। चलिए, धन्यवाद। अब जो ऑडियंस हैं इस वीडियो के, वो लोग अपनी राय इस पे लिख के भेजें। कुछ अगर आपके सवाल हो फिलॉसफी के, वो इस पे लिख के भेजें। और अगर आपको लगता हो कि ये सब पढ़ने से तनाव ज़्यादा है, तो लिख के भेजिए कि इसको ख़त्म किया जाए, तो हम इसको ख़त्म कर देंगे। अगर आगे बढ़ना हो तो बढ़ाएंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।